वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है OMG, जिसका मतलब है ओ अच्छे भूत। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1970। एक दिन एक कपल अपने कार में कहीं पर जा रहे होते हैं, रोमांटिक सी बातें करते हुए। तभी इन दोनों को ये एहसास होने लगता है कि इनकी गाड़ी की डिक्की से कुछ आवाजें आ रही है। जब ये दोनों गाड़ी रुकाकर अपनी गाड़ी की डिक्की ओपन करते हैं तो उसमें एक बच्ची बंधी होती है। बात यह है कि इन दोनों ने इस बच्ची को किडनैप किया होता है। दोबारा इस बच्ची के सर पे वार करके बेहोश कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद इन दोनों को एक बहुत ही बड़ा बंगलो नजर आता है। अंदर जाने पर एक वॉचमैन होता है। इस वॉचमैन से कहने लगते हैं कि हमको तुम्हारे साहब ने यहाँ पर बुलाया। वॉचमैन कहने लगता है हमारे साहब, वो तो कब का अमेरिका चले गए। इस तरह से जब वो वॉचमैन नीचे आता है तो इसके सर पे भी वार करके बेहोश करके इस बच्ची को उस बंगलो के अंदर ले जाने लगते हैं। ये दोनों उसी बंगलो के लैंडलाइन फोन से उस लड़की के फादर को फोन करके पैसे डिमांड करने लगते हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए और पैसे लेकर यहाँ पर आ जाओ। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी लड़की के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे घर को पार्सल कर देंगे। सो जब ये दोनों किडनैप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस बंगलो के अंदर की आत्मा जाग जाती है। उसी रात इन दोनों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब से हादसाएं पेश आने लगते हैं। मतलब उस घर में की आत्मा इन दोनों को बहुत डराने धमकाने लगती है। फाइनली इन दोनों को मार भी देती है। उसके बाद इन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। 4 लोग अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन पर आए होते हैं। सो ऐसे इन चारों के पास आकर कांस्टेबल से इन चारों के केसेस के बारे में पूछने लगता है। पहले बंदे का नाम होता है चैतन्य MLA के पोस्टर पर गोबर लगाया होता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इसको अरेस्ट कर लिया। दूसरे बंदे का नाम होता है कबूतर और इस बंदे ने पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही सूसू कर दिया, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट कर लिया। इन दोनों का नाम है लक्ष्मण और रजिया। जब ये दोनों अपनी बाइक से कहीं पर जा रहे थे तो इन दोनों ने पुलिस की गाड़ी को ठोक दिया। वो पुलिस वाला अपने कांस्टेबल्स को डांटने लगता है, अरे यार ये कैसे केसेस को लाए हो तुम लोग, कुछ ऐसा केस पकड़ो जिससे मेरा प्रमोशन हो जाए। इसने गोबर थोपा, उसने सूसू किया, वो भाग गया, ये क्या केसेस है बे, छोड़ दो इनको। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद ये चारों किसी होटल में जाकर खाना वाना खाने लगते हैं और इसी बातों ही बातों में ये चारों अच्छे खासे दोस्त भी बन जाते हैं। कबूतर चैतन्य से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने MLA के पोस्टर पर गोबर क्यों थोपा। चैतन्य कहने लगता है कि एक्चुअली वो MLA और कोई नहीं, मेरा मामा है। इस तरह से अपना फ्लैशबैक बताने लगता है। एक्चुअली कल चैतन्य अपने मामा MLA के पास जाकर अपनी जमीन वापस मांगने लगा। कहने लगता है कि मामा जी, फिलहाल आप जिस पोजीशन पर हो उसकी वजह मेरी माँ है और उल्टा आपने हमारे खेत को कब्जा कर लिया। मेरी माँ की तबीयत अब ठीक नहीं है, उसके लिए भी आप मदद नहीं कर रहे हो। प्लीज मामा जी, हमारे खेत हमको लौटा दीजिए। लेकिन वो MLA चैतन्य को एक छापड़ लगाते हुए कहने लगता है, आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ उसकी वजह मेरी बेटी है। और इसी तरह चैतन्य की बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम वालों से कहने लगता है कि मेरी बेटी के पास जाकर उसकी केयरिंग करो। सो चैतन्य गुस्से में बाहर आकर उस MLA के पोस्टर पर गोबर थोप देता है। उसी वक्त पुलिस वाले चैतन्य को देखकर इसको अरेस्ट कर लेते हैं। चैतन्य कबूतर से पूछने लगता है कि तुम क्यों अरेस्ट हुए। कबूतर कहने लगता है कि एक्चुअली मैं एक तांत्रिक हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत बड़े तांत्रिक थे, चुटकियों में लोगों के शरीर से भूतों को निकालते थे। अब जिस तरह से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा उसी तरह से मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक तांत्रिक बनूं, लेकिन बिना मुझे पूरी विद्या दिए वो मर गए। इस तरह से कबूतर छोटा मोटा तांत्रिक बन जाता है। और यहाँ पर फनी थिंग ये है कि कबूतर को शरीर से भूत तो निकालना आता है लेकिन उसे कैद करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो आत्मा वो भूत दूसरे शरीर में चली जाती रहती है। अब कबूतर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कर्जे करने लगा। सो इसी दरमियान में बक्का भाई नाम के एक बंदे के पास भी कर्जा लिया होता है, लेकिन ऑफकोर्स कर्जा चुका नहीं पाया। बार बार बक्का भाई कबूतर को अपने पास लाकर उसको टॉर्चर करने लगा कि मेरे पैसे कब लौटाओगे। तो बक्का भाई से बचने के लिए कबूतर पुलिस की गाड़ी में सूसू करके अरेस्ट हो गया ताकि ये कुछ दिन जेल में सुकून से तो अपनी जिंदगी गुजारेगा, लेकिन पुलिस वालों ने इसको छोड़ दिया। अब रजिया और लक्ष्मण की कहानी ये है कि रजिया लक्ष्मण की भाभी लगती है। मतलब एक्चुअली रजिया से शादी करने के लिए लक्ष्मण का भाई श्रीलंका चला गया और वहाँ पर फंस गया। अब इसी दरमियान में रजिया के घर वालों ने किसी बंदे से कर्जा ले रखा होता है, तो अपना कर्जा चुकाने के लिए वो बंदा दुबई से एक बूढ़े आदमी को रजिया के घर पर लाकर रजिया से शादी करवाना चाहता है। लेकिन रजिया तो लक्ष्मण के भाई से प्यार करती है और ऊपर से इस बूढ़ों से शादी नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से ये लक्ष्मण के साथ भागने लगी तो इनके गाड़ी के सामने पुलिस की गाड़ी आ गई। चैतन्य कहने लगता है कि हम चारों की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है और वो है पैसा। पैसा होगा तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवाऊंगा,
कबूतर अपना कर्जा पूरा करेगा, लक्ष्मण अपने भाई को बाहर लाकर रजिया के साथ शादी करवा देगा। तो पैसे हासिल करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। हम चारों मिलकर हमारे मामा की बेटी कीर्ति को किडनैप करेंगे, बहुत ही अच्छी मोटी रकम डिमांड करेंगे, जिसके बाद हम चारों की जिंदगी वेल सेटल हो जाएगी। पहले तो लक्ष्मण इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन बाद में ये चारों लोग मान जाते हैं। अब किडनैपिंग करने के लिए कार की तो जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कबूतर रजिया को बक्का भाई के पास भेजकर उसको टेम्प्ट करके ये चारों बक्का भाई की गाड़ी को चुरा लेते हैं। बाद में ये चारों किसी नाटक मंडली में जाकर कुछ चीजों को चुरा लेते हैं। मतलब ये चारों अपना भेष बदल लेते हैं। उस एमएलए के घर पर जाने पर वहाँ पर कुछ पूजा पाठ हो रही होती है। अब इन चारों ने ऑलरेडी अपने साथ क्लोरोफॉर्म ला रखी होती है। सारे लोगों को सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और उसी तरह कीर्ति जब अपने बेडरूम में सो रही होती है, उसको भी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर गाड़ी की डिक्की में डालकर वहाँ से फर्रार होने लगते हैं। खैर रात होने के बाद ये चारों किसी जगह पर अपनी गाड़ी को रुकाकर अपने भेष बदल लेते हैं। और शॉकिंग बात ये है कि ये लोग जिस जगह पर रुके होते हैं उस गांव का नाम होता है पिशाचपुर। कबूतर कहने लगता है, अरे यार तुम लोगों ने यहाँ पर क्यों रोका, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। बहुत सालों पहले इस जगह पर एक बंदा मर गया और उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही होती है, और जो कोई भी बंदा इस रास्ते से जाता उस बंदे की आत्मा उन लोगों से लिफ्ट मांगकर उनको मार देती है, चाहो तुम लिफ्ट दो या ना दो। कबूतर के बातें सुनने के बाद बाकी तीन लोग इस पर बहुत हंसने लगते हैं। खैर उसके बाद ये चारों अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं, लेकिन रास्ते के दरमियान एक बंदा बार बार इन लोगों के सामने आकर लिफ्ट मांगते रहता है। पहले तो नॉर्मल इंसान समझकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वही बंदा दोबारा इनसे लिफ्ट मांगने लगता है। अब ये देखकर इनके तो मुंह ही निकल जाती है। कबूतर इन तीनों पर हंसने लगता है, मैंने कहा था ना। इसी दरमियान में एक और बंदा इन लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन चैतन्य की गैंग इस बंदे को भी भूत समझकर इसको लिफ्ट नहीं देते, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये चारों एक बड़े से बंगलों के पास आते हैं। वही मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था वो बंगलो। कीर्ति को यहाँ पर लाकर किसी कमरे में बांध देते हैं चेयर से। उसके बाद ये चारों यही डिस्कस करने लगते हैं कि हम लोग कीर्ति के फादर से कितना डिमांड करना चाहिए। तो बातों ही बातों में लक्ष्मण के मुंह से किडनैप का वर्ड निकलता है। तो इस वर्ड को सुनने के बाद उस घर में की आत्मा जाग जाती है। उसके बाद चैतन्य और लक्ष्मण कीर्ति के फादर को फोन करने के लिए बाहर जाते हैं और इस बंगलों के अंदर रजिया और कबूतर होते हैं। अब ये रजिया चुप ना बैठते हुए सारे कमरों की तलाश करती रहती है। इसके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे लाइट्स ऑफ होना, ऑन होना और भी बहुत सारे। दूसरी तरफ चैतन्य और लक्ष्मण किसी लोकल फोन बूथ से उस एमएलए को फोन करते हैं। वही कीर्ति के फादर को डिमांड करने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है और हमको 4 करोड़ रुपए चाहिए, फटाफट से पैसे रेडी कर लो, थोड़ी देर के बाद हम तुमको कॉल करेंगे। एमएलए कहने लगता है, ठीक है मैं सारे पैसे रेडी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो एमएलए के बाद चैतन्य और लक्ष्मण नहीं सुनते, फटाक से फोन काट देते हैं। थोड़ी देर के बाद एमएलए का साला राघवा एमएलए के पास आकर पूछने लगता है, क्या आपने उन किडनैपर्स को कीर्ति की बात बताई? एमएलए कहने लगता है, अरे यार कहाँ पर, उन लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली कीर्ति के बॉडी में किसी की आत्मा घुसी है, और वो भी 1 हफ्ते से। एमएलए ने आज किसी तांत्रिक को बुलाया था उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए, लेकिन तभी कीर्ति किडनैप हो गई। एमएलए और राघवा डरने लगते हैं कि अगर कीर्ति जाग जाएगी तो उन किडनैपर्स की खैर ही नहीं। सो उसी तरह से दूसरी तरफ कीर्ति होश में आती है और कीर्ति के अंदर जो आत्मा होती है वो जोर जोर से चीखती चिल्लाने लगती है। उस तांत्रिक ने कीर्ति के हाथ में कोई तावीज बंदी होती है, इसी तावीज की वजह से वो आत्मा थोड़ी कमजोर नजर आती है। मतलब ये अपने आप को रिहा नहीं कर पा रही होती, बेबस और लाचार होती है। खैर कीर्ति की चीखने की आवाज सुनकर कबूतर और रजिया इसके पास आते हैं। कीर्ति कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बांधकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे छोड़ दो। कबूतर कहने लगता है, मैं तो भूतों से ही नहीं डरता, तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारे बाप से पैसे लेने के लिए तुमको यहाँ पर लाया है। तभी कीर्ति ये ऑब्जर्व करती है कि इस घर में एक और आत्मा है। कबूतर और रजिया वहाँ से जाने के बाद वो घर वाली आत्मा कीर्ति के सामने आती है, पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? ये घर मेरा है, इस घर में मेरी आत्मा के सिवा कोई भी नहीं रह सकती, चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ। कीर्ति कहने लगती है कि ये शरीर मेरा है और मैं यहाँ पर नहीं आई, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाया। और द सेम टाइम वो बंदा जो सड़क के पास लिफ्ट मांगा होता है ना, वो इस बंगलों के पास आता है। इस बंदे को देखकर ये चारों लोग शॉक में रह जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि ये बंदा कोई आत्मा है। इस बंदे का नाम होता है आत्माराम।
आत्माराम कहने लगता है कि एक्चुअली मैं लड़की देखने के लिए जा रहा था, सड़क के पास मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई और मैंने तुम लोगों से लिफ्ट मांगा, लेकिन तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर को फाइंड आउट करते हुए यहाँ पर आ गया। प्लीज आज रात मैं यहीं पर स्टे करके कल सुबह चला जाऊंगा। इस तरह से इनके साथ ही इस बंगलो में रहने लगता है और ये चारों लोग आत्माराम को आत्मा ही समझते रहते हैं। क्लैरिटी लेने के लिए आत्माराम के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ये पता करने के लिए क्या ये इंसान है या तो फिर भूत। दूसरी तरफ इस कमरे में इन दोनों की आत्माओं के बीच थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। घर की आत्मा कहने लगती है पहले मैं उन पांचों को मारकर बाद में तुमको देख लूंगी। कीर्ति के अंदर जो आत्मा होती है वो कहने लगती है कि इंसानों को मार के तुमको क्या मिलेगा, क्या तुमने किसी के शरीर में दाखिल नहीं हुई? फिलहाल इस घर में 5 शरीर है, तुम अपने मनपसंद शरीर में जा सकती हो, अगर एक बार गई तो वो मजा ही अलग होगा। शरीर में जाने से पहले उन लोगों को डराओ। जिस किसी भी इंसान का दिल कमजोर होगा, जो जल्दी ही डर जाता है, उसे हम काबू में कर सकते हैं, आसानी से उसके शरीर में एंटर हो सकते हैं। इस तरह से एक जबरदस्त आइडिया देती है। दूसरी तरफ राघवा एमएलए से कहने लगता है कि जीजाजी, मेरी बहन मरने से पहले कीर्ति का हाथ मेरे हाथ में थामकर कहा कि हमेशा कीर्ति को अपनी बेटी की तरह देखरेख करते रहो, और आज 4 बंदों ने आकर कीर्ति को उठा ले गए और ऊपर से कीर्ति के शरीर में किसी की आत्मा है। मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता जीजाजी। इस तरह से राघवा कुछ आदमियों के साथ कीर्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस तरफ कबूतर अपने दोस्तों से कहने लगता है कि हम आत्माराम को एक आखिरी टेस्ट करेंगे और वो है खून का टेस्ट। हर एक बुरी आत्मा खून की प्यासी होती है, खून दिखे तो वो खींची चली आती है। इस तरह से कबूतर अपने हाथ को जख्मी करने पर आत्माराम तो दौड़ते हुए कबूतर के पास आता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि कबूतर के हाथ में जो खून होता है ना, वो उड़ते हुए कीर्ति के पास जाता है। कीर्ति उस खून को चाटने लगती है। तब जाके इन चारों को यह बात समझ में आती है कि असली भूत तो कीर्ति के अंदर है, ना ही कि आत्माराम के अंदर। अब खून का टेस्ट देखते ही कीर्ति के अंदर जो आत्मा होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, अपने आप को रिहा करवा लेती है। इसके चेहरे को देखकर वो 5 लोग इस घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो आत्मा सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है, किसी को भी घर से बाहर जाने नहीं देती। दूसरी तरफ हम लोगों को एक शॉकिंग बात पता चलती है। राघवा अपने आदमियों के साथ किसी तांत्रिक के पास आता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि राघवा इस तांत्रिक की मदद से कीर्ति के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा को भेजा, ताकि वो बुरी आत्मा कीर्ति को मार दे। उसके बाद उस एमएलए की सारी प्रॉपर्टी राघवा के नाम हो जाएगी। और एक्चुअली आज आखिरी दिन था, वो आत्मा कीर्ति को मारने वाली थी, लेकिन इसी दरमियान में किडनैप हो गई। तो सच सुनने के बाद वो तांत्रिक राघवा को बहुत डांटने लगता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया और तुम एक लड़की को बचा नहीं पाए। अगर आज उस आत्मा को कंट्रोल नहीं किया जाए तो आत्मा कीर्ति के साथ साथ मुझे भी मार देगी। सूरज उगने से पहले उसे फाइंड आउट करो। इस तरफ कीर्ति के अंदर की आत्मा इन 5 लोगों से एक जबरदस्त गेम खेलने लगती है, बहुत टॉर्चर करती रहती है। यहाँ पर कुछ सीन्स बहुत ही फनी है। अब इसी दरमियान में रजिया बहुत डरने लगती है, इसका दिल कमजोर होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उस बंगलो में की आत्मा रजिया के शरीर में चली जाती है। बहुत खुश होने लगती है, कीर्ति से कहने लगती है अरे यार बहुत ही मजा आ रहा है मुझे, जैसा लगता है कि मैंने एक नया जन्म लिया। बाद में ये 2 आत्मा मिलकर उन चारों को बहुत डराने धमकाने लगते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही फनी सीन्स चलने लगते हैं। तभी बक्का भाई अपने आदमियों के साथ इस बंगलो पर आता है, मतलब इसकी गाड़ी में एक जीपीएस ट्रैकर होता है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर आता है। कबूतर से पूछने पर कबूतर बक्का भाई को सब कुछ सच बताने लगता है कि भाई हम लोगों ने एमएलए की बेटी को किडनैप किया, थोड़ी देर के बाद वो पैसे लाने वाला है। तो बक्का भाई उस एमएलए को फोन करके कहने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे आदमियों ने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया और पहले मैंने कहा था 4 करोड़ रुपए, लेकिन अब 4 नहीं बल्कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। तुम्हारी बेटी को मैंने ही किडनैप करवाया। तो किडनैप का नाम सुनते ही उस घर में की आत्मा बहुत गुस्सा होने लगती है और बक्का भाई को बहुत मारने पीटने लगती है। उसके बाद यह आत्मा अपने फ्लैशबैक को बताने लगती है कि किडनैपिंग वर्ड से इसको क्यों इतनी नफरत है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है इन द ईयर ऑफ 1940, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। उस वक्त इस लड़की का फादर आंदोलन में शामिल हुआ करता था, मतलब ब्रिटिशर्स की नाक में दम करके रखा था, जिसकी वजह से एक ब्रिटिशर इस लड़की को किडनैप करके इस बंगलो में लाकर बांध देता है। मतलब इस ब्रिटिशर का आइडिया ये होता है कि अगर इस लड़की को किडनैप कर लिया जाए तो इस लड़की का फादर आंदोलन छोड़कर अपनी बेटी की तलाश करता रहेगा। तो प्लान के हिसाब से इस लड़की का फादर आंदोलन छोड़कर अपनी बेटी को तलाश करने लगा, दर बदर भटकने लगा। ये बात जानने के बाद वो ब्रिटिशर इस लड़की को गोली से उड़ा देता है, मार देता है।
मतलब यही सोचने लगता है कि हमेशा के लिए इस लड़की का फादर अपनी बेटी को ढूंढता ही रहना चाहिए और इसकी बेटी कभी मिलेगी ही नहीं। तो वो लड़की मरने के बाद उसकी आत्मा बनकर उस ब्रिटिशर को मार दिया और इसी घर में कैद होके रह गई। जो कोई भी बंदा किडनैपिंग का वर्ड अपने मुंह से निकालता है उन सारे लोगों को मारती रहती है। खैर थोड़ी देर के बाद राघवा और वो तांत्रिक उसके आदमी इस बंगलो में आते हैं। मतलब ये तांत्रिक फाइंड आउट कर लेता है उस आत्मा का पता। फटाफट से यहाँ पर कुछ रिचुअल्स करते हुए कीर्ति के अंदर जो आत्मा होती है उसको कैद करने की कोशिश करने लगता है और उसी तरह कीर्ति को भी मारने की कोशिश करते रहता है। ये देखकर चैतन्य और उसके फ्रेंड्स कीर्ति की जान को बचाने के लिए उस तांत्रिक की पूजा को भग्न करते हैं, जिसकी वजह से वो आत्मा बहुत ही पावरफुल होकर राघवा और उस तांत्रिक को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। उसके बाद ये दो आत्माएं मुक्त हो जाते हैं। कीर्ति की जान को बचाने की वजह से वो एमएलए चैतन्य को अप्रिशिएट करते हुए कीर्ति के साथ शादी करने का डिसाइड कर लेता है। उसके बाद उस एमएलए के सारी कंपनीज चैतन्य के होते हैं और चैतन्य अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी थोड़ा सपोर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इन सारे लोगों की लाइफ सेटल हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद आत्माराम की शादी होने वाली होती है किसी होटल में। चैतन्य के फ्रेंड्स को भी बुलाया होता है। तभी आत्माराम किसी कमरे में कीर्ति और रजिया को देखता है। फटाफट से इन दोनों को मंडप के पास ले जाने लगता है। उसके बाद उस होटल का मैनेजर अपने वर्कर से कहने लगता है, अरे यार तुम लोगों ने इस कमरे को क्यों ओपन किया? कुछ सालों पहले इस कमरे में 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया। मैंने सुना है कि उन दोनों की आत्मा अभी भी इस कमरे में है, इसीलिए मैं हमेशा इस रूम को ताला डाल के रखता हूँ। जिसका मतलब आत्माराम के पास जो कीर्ति और रजिया है वो असली नहीं होते, वो उन दोनों की आत्मा होती है। इस तरह से ये फनी हॉरर मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।